देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने यह देखा कि फंक्शन क्या होता है और किस तरह से एक खास तरह के स्पेशल टाइप के रिलेशन को फंक्शन यानी फलन कहा जाता है। और इससे संबंधित वीडियो YouTube पर अपलोड भी है। आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन को हम कैसे व्यक्त करते हैं, उसका नोटेशन चिन्ह क्या होता है, तो नोटेशन ऑफ फंक्शन। अब यह भी हम लोगों को गौर करने की जरूरत है कि सभी संबंध, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं। अगर हम सेट थ्योरी की भाषा में इसको कहें तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन या रिलेशन इज ए सुपरसेट ऑफ फंक्शन एवरीथिंग। आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का नोटेशन और क्या होता है, कैसे उसको हम सूचित करते हैं और कैसे उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लिया जाए कि हम ये कहें कि एक सेट लेते हैं ए, दूसरा एक सेट लेते हैं बी, इसमें अगर 1ABC या 1 2 3 ऐसा हम लिख देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, माने ए का प्रत्येक सदस्य का किसी न किसी से जुड़ाव होना जरूरी है और एक सुनिश्चित एलिमेंट से जुड़ाव होना जरूरी है। इस डिटेल्स में हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा है। YouTube पर इससे संबंधित वीडियो भी अपलोड है। तो हम कहते हैं कि हाँ, यह ए से बी में फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ है ना, फंक्शन ऑफ ए टू बी, तो ए से बी में एक फलन है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। और फंक्शन चूंकि एफ से आप सूचित कर सकते हैं, जी से भी कर सकते हैं, एच से भी कर सकते हैं, फाई से, साई से, तो ये सिंबल से फंक्शन को डिनोट किया जाता है। अब देखिए, आप जब ये लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ ए टू बी, तो जो पहला सेट होता है, ठीक है, और एक दूसरा सेट होता है, तो पहला सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं कि सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन को हिंदी में हम लोग प्रांत कहेंगे या फिर प्रभाव क्षेत्र कह सकते हैं, है ना ये। और सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन या रेंज ऐसे कहते हैं। अब ये रेंज को हम लोग सह प्रांत कह सकते हैं, है ना, और रेंज को हम लोग परिसर या परास भी कहते हैं कभी कभी। तो ये अब है कि इसको डोमेन तो ये है, इसको कोडोमेन और रेंज दोनों कहा जा सकता है। अब कोडोमेन और रेंज में फिर भी थोड़ा सा फर्क है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे अगर ए है, यहाँ बी हो, ए बी सी हो, 1 2 3 और 4 हो, यदि हम यहाँ पर ऐसे कह दें तो देखिए, इसमें 4 जो है ना, किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। तो फंक्शन तो ये है, लेकिन एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसा है कि जो खाली है, यानी कि इसमें किसी एलिमेंट के साथ इसका एसोसिएशन नहीं है, तो ये कोडोमेन हुआ। तो इसको हम लोग कहेंगे कोडोमेन, है ना। आई तो डोमेन है। और इस एग्जांपल में देखिए, इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो यह हो जाएगा रेंज। अब रेंज और कोडोमेन पर अगर आप ध्यान देंगे तो कोडोमेन बड़ा होता है और रेंज जो है छोटा होता है।
बड़ा और छोटा से यहाँ मतलब ये है कि रेंज जो है को डोमेन में कंटेंट हो जाना है ना, पूरी तरह समा जाना, और सेट की भाषा में इसको सबसेट बोला जाता है। तो हमेशा यह ध्यान में रखना है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। तो दोनों एक ही होते हुए भी दोनों में फर्क है। तो किसी भी फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन या रेंज में कोडोमेन और रेंज एक ही होते हुए भी दोनों में फर्क है, और फर्क ये है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन एक बड़ा सेट होता है जिसमें रेंज पूरी तरह से कंटेंट हो जाता है। कह सकते हैं कि कोडोमेन इज द सुपर सेट ऑफ रेंज। अब हम लोग देखेंगे कि जब कोडोमेन और रेंज की बात हमने सीखा, तो अब इसमें हम लोग कुछ और बातों पर ध्यान दें। देखिए, मान लिया जाए कि ये जो सेट ए है ना, इसमें हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम ले, देश का नाम ले, कोई भी एलिमेंट, आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। तो उसको हम इतना ए बी सी से नहीं व्यक्त करके हम मान लेते हैं कि एक्स से व्यक्त करते हैं। और दूसरा कि इस फिगर को हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ लिखना होगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ ए है और यहाँ बी है। यहाँ हमने एक्स ले लिया और इसको हमने वाई कर दिया। इसमें लेना, ये डोमेन है और ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। यह भी जो है एक्स से वाई का एसोसिएशन है, यह भी एक है फंक्शन ऑफ ए टू बी, और यह भी है फंक्शन ऑफ ए टू बी, दोनों सेम चीज है। इसमें क्या लेना है आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, तो इसको एक्स से डिनोट करें। अब एक्स कभी ए होगा, बी होगा, सी होगा, 1 होगा, 2 होगा, एनी नेम, एनी प्लेस, कुछ भी हो सकता है। और इसमें जो लिया जाएगा, मान लिया जाए कि इसमें आप स्टूडेंट का नाम ले रहे हैं, तो उसमें उनका एज ले रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें भी कुछ ऐसा एलिमेंट लिया जाए कि दोनों का एक दूसरे के साथ एसोसिएशन हो, एसोसिएट हो, जुड़ाव हो। तो मान लिया जाए कि यहाँ x के साथ तो y से सूचित कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे हम लिखते हैं, तो लिखेंगे a is associated with 1, ऐसा लिखते हैं। A is associated with 1, उसी तरह से B is associated with 2, C is associated with 1। या इसको ऐसे लिखते हैं, F माने फंक्शन, A इमेज ऑफ A is 1, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। F इमेज ऑफ A is 1, यानी कि A का प्रतिबिंब वन है, ऐसे इसको कहते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है एक दर्पण की तरह है, मिरर। अब दर्पण का काम क्या है कि आप दर्पण के सामने किसी वस्तु को या ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को, तो मिरर क्या करता है, उसका एक इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो जब ए को फंक्शन के सामने आप ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है 1 के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या यूँ कहें कि फंक्शन एक ऐसी मशीन है कि जिसमें आप ए को डालते हैं ना, तो 1 जो है बनकर निकलता है। और फंक्शन जो है एक जेनरेटर की तरह भी है, जेनरेट करता है, रूपांतरण करता है। जेनरेटर क्या करता है, एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण। तो यदि हम कहें कि ए को 1 में रूपांतरित कर देता है,
तो किसी भी तरह से आप फंक्शन को समझ सकते हैं। अब देखिए, इस बात को हम सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे? तो सांकेतिक रूप में लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट एफ ए इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखेंगे। एफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ए का मतलब कि ए डोमेन का है, ये डोमेन है, ये रेंज है, और एफ लग गया ना तो फिर ये रेंज का हो गया, यानी कि ए किसके साथ एसोसिएट है? 1 के साथ। अब इसी तरह से ये तो पार्टिकुलर हो गया। अब इसको हम जब जनरलाइज करते हैं तो जैसे x और y के टर्म्स में कैसे हम लिखेंगे? तो आप लिखेंगे सेम बात इसी तरह से कि x इज, यहाँ पर हम इसको अब a को मिटाकर x कह देंगे, और यहाँ पर हम x कह देंगे, यहाँ पर हम y कह देंगे, यहाँ पर x कह देंगे, और यहाँ पर हम y कह देंगे। और इसको कैसे तब रिप्रेजेंट करेंगे? तो दिस इम्प्लाइज दैट, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यह जो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है ना, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यह फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है कि फंक्शन को हम इस तरह से सूचित करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जैसा कि आपने देखा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब इस पर आप देखें y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन का x किसका है? तो हमेशा कहेंगे x बिलोंग्स टू डोमेन, x डोमेन का है, और y किसका है? तो ये बिलोंग्स टू वो डोमेन या रेंज। और यदि हम एफ एक्स कहते हैं तो यह किसका होगा? तो यह भी रेंज का होगा। x अकेले है तो डोमेन का है, और जैसे ही f लग गया तो फिर इको डोमेन या रेंज का हो जाता है। अब दूसरी बात, इसमें डोमेन में क्या रखना आपकी इच्छा, माने इंडिपेंडेंट। तो इसमें जो आप रखते हैं ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको कह सकते हैं स्वतंत्र, और इसमें जो आप रखेंगे तो उसमें रखते हैं आप डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि x क्या है? इंडिपेंडेंट, y क्या है? डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट डोमेन में होगा और डिपेंडेंट को डोमेन या रेंज में होगा। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, माने x और y के बीच में कोई रिलेशन है, और स्पेशल रिलेशन है, कंडीशनल रिलेशन है, इसीलिए इसको फंक्शन कहा जाता है। तो ये फंक्शन से आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, एक रिलेशन ही है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच के संबंध और खास संबंध जो फंक्शन होता है। अब देखिए, तो हम कहते हैं y को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। तो कहते हैं कि डिपेंडेंट इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट। ये y और x का जो सिंबल है ना, ये बदलते रहेगा, कभी s रहेगा, कभी t रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि हम इसको ऐसे समझिए कि हम s को अगर डिस्प्लेसमेंट कहें और यह ft लगा दें, t टाइम हो गया, ये s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को यदि डिनोट करता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ t इंडिपेंडेंट है और s जो है डिपेंडेंट है। t जो है डोमेन में होगा, t का मान 0, 1, 2, 3 होगा, तो s का मान उस तरह से होगा। तो ये s इज इक्वल टू एफ टी, यह भी जो है हम कहेंगे s इज ए फंक्शन ऑफ t, यानी डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा कह सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट किस में होगा? डोमेन में होगा। डिपेंडेंट किस में होगा?
कोडोमेन या रेंज में होगा। अब देखिए, दुनिया की हर चीज़ें परिवर्तनशील है। परिवर्तन संसार का नियम है। हर परिवर्तन के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है या कारण होते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। जब किसी एक वेरिएबल में, एक चर में कोई परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के पीछे केवल एक ही कारण है, जैसे मनुष्य भोजन के मामले में डिपेंडेंट है किस पर? प्लांट्स पर, ठीक है ना, पौधों पर। अगर पैदावार अच्छी हुई, अन्न का उत्पादन बढ़िया हुआ, तो हमारे भोजन पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कभी अकाल पड़ गया तो हमारे भोजन पर दिक्कत हुआ, हम प्रभावित होंगे। तो पौधा, प्लांट्स हमारे लिए इंडिपेंडेंट, उसका अच्छा होना न होना, और हम चूंकि पौधे पर निर्भर है तो हम डिपेंडेंट हो गए। तो यदि पौधा को रखना होगा तो डोमेन में रखेंगे और हम खुद कोडोमेन या रेंज में रहेंगे। एक बात और, कोई भी चीज अगर तुलना करेंगे हम, और एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होगा और डिपेंडेंट हमेशा डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे अगर प्लांट्स और सन की, सूर्य की बात करें हम, पौधे और सूर्य की, तो पौधे अपने भोजन के मामले में सूर्य पर निर्भर करते हैं। तो अब पौधा और सूर्य में X को हम पौधा और Y को हम सूर्य। तो इस तरह से हमेशा यह कहेंगे कि डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट इज ए फंक्शन है ना ऑफ इंडिपेंडेंट। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये Y में रहे, X में रहे, S में रहे, T में रहे। तो आज बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे इस क्लास को